पीजीटी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब भी बात आएगी डेप्रिसिएशन की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हो जाएगा, क्योंकि दो कौन से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है, आपका इन्वेंट्री से, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 P&L से रिलेटेड है, ठीक है। और 13 आपका इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बनाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, सारी दुनिया में जितने भी अकाउंट्स बन रहे हैं ना, वो एक जैसे दिखने चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कह रहा है टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट विच इज ईजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन। कॉमन मैन आसानी से समझ ले इसलिए नहीं होता। टू कंपाइल विद रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कह रहा है कि इंटरनेशनल आईएस के अकॉर्डिंग कंपाइल हो जाए, ये भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि हार्मोनाइज हो जाए जो भी डाइवर्सिफाई अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीफिक्स ऑफ सीएस ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैज बीन ग्रांटेड बाय आईसीएसआई ऑन। आईसीएसआई ऑन के द्वारा जो प्रीफिक्स सीएस है वो कब ग्रांटेड किया? तो राइट आंसर है आपका जून 23 से 24 2007 में, ठीक है। बाकी डेट्स गलत दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंशिएटेड बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। क्या है कि मैनेजमेंट और ओनर अलग है, ये आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा वो अलग माना जाता है और बिजनेस को अलग माना जाएगा, इसलिए उसकी लगाई हुई कैपिटल लायबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। वही गोइंग कंसर्न तो ये बोलता है ना कि बिजनेस इंडिपेंडेंट टाइम तक चलता रहेगा। ड्यूअल एक्सपर्ट आपका ये बोलता है कि एसेट्स आपकी जितनी भी लगाई जा रही है वो या तो लायबिलिटी के बराबर होगी या फिर कैपिटल के बराबर। लायबिलिटी वो जो आप दूसरों से बोरो करके बिजनेस में लगा रहे हो, कैपिटल ओनर की है जो बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया में किसने इशू किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या आरबीआई? तो देखो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ही इशू किए हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और एक याद रखना 1977 स्टैब्लिश डेट है, ठीक है। एक ASB भी होता है, ASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसकी स्टैब्लिश डेट 1949 है। अब तक अगर आप देखो तो 32 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 8 वाला हटा दिया था, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड था। फिर से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द रिगार्ड्स ऑफ द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में जो आपको अलग दिख रहा है ना, वो बताना है। कह रहा है कि बुक कीपिंग हैज़ लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइज। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि बुक कीपिंग में 3 ही प्रोसेस होते हैं। पहले आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, जर्नल, देन क्लासीफाइंग करते हो। क्लासीफाइंग में क्या करते हो आप? लेजर वगैरह बनाते हो, और देन समराई करते हो। समराई में क्या करते हो आप? ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट वगैरह ये सब बना देते हो, ठीक है। P&L अकाउंट बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, ये सारे बना लेते हो। और बुक कीपिंग सेकंड कह रहा है कि बुक कीपिंग इज इसेंशियल क्लर्क वर्क, ठीक है, कि क्लर्क वर्क ही करता है, ज़्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ती, जूनियर स्टाफ इसे आसानी से कर सकता है। बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल। कह रहा है कि बुक कीपिंग डिपेंड करता है अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग आपका काम करेगा तो सारा काम वो बुक कीपिंग के रिकॉर्ड के बेस पे ही करता है। यानी पहले बुक कीपिंग बनाते हो और बुक कीपिंग के बाद आप अकाउंटिंग बनाते हैं। अकाउंटिंग में 2 प्रोसेस और जोड़ देते हो। जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है, बुक कीपिंग कहाँ खत्म हो रही है? आपकी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समरी, ठीक है। वही अकाउंटिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और कम्युनिकेट कर देता है। 2 प्रोसेस उसमें और है। इसके बाद बुक कीपिंग के बाद आप अकाउंटिंग का काम स्टार्ट करते हो। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ये बुक कीपिंग है, ये अकाउंटिंग है, ठीक है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। बुक कीपिंग हैपन आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये बात गलत है।
कि बुक कीपिंग तब होती है जब अकाउंटिंग, जी नहीं। पहले आप सबसे पहले आप बुक कीपिंग करते हो, फिर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप आपकी बुक कीपिंग है। तो ये बात गलत होने की वजह से यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेटेड टू, तो रिलेटेड किससे है अकाउंटिंग 19? आपका लीज से रिलेटेड है। डिस्कंटिन्यू कई सालों तक आप यूज़ कर रहे हो, उसे लीज पे ले लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हो, तो ये 19 है आपका, ठीक है। वहीं अगर बात करें डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस की, तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 होता है, ठीक है। 24 है। इंटेंजिबल आप जानते ही हो, 26 होता है। और इंटेंजिबल असेट्स को आप ना छू सकते हो ना देख सकते हो, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, यही होती है, आप जानते ही हो। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इसमें काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। 11वीं की क्लास में अगर आप पहला ही चैप्टर पढ़ोगे तो एनालिटिकल नहीं है, ये जॉब रूटीन होता है। रूटीन वर्क मतलब आप इसे डेली करते हो, ठीक है। बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स डेली की जाएंगी, रिकॉर्डिंग आप बिजनेस में डेली करते हो, तो ये एनालिटिकल वर्क नहीं है, ये आपका रिकॉर्डिंग का वर्क है, ठीक है। इसमें 3 ही प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग करते हो, फिर उसके रिकॉर्डिंग के बाद आप क्या करोगे, क्लासीफाइंग, लेजर पोस्टिंग, और फिर आप समरी बना देते हो। एनालिटिकल तो अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग का काम होता है जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। एनालिटिकल के बाद वो इंटरप्रेट या कंपनी के कर देता है यूजर्स को, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर। जो बिजनेस के अंदर है ओनर और मैनेजमेंट, वो इंटरनल, और जो बिजनेस से बाहर जुड़े हैं गवर्नमेंट, बैंक, पब्लिक, ठीक है, रिसर्चर्स, ये सारे आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनको आप बताते हो। वही कह रहा है कि नोट स्टेटमेंट ट्रू, तो ये गलत होने की वजह से पहला राइट आंसर आपका हो गया। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, कि बुक कीपिंग को आप आर्ट भी बोल सकते हो क्योंकि ये आपको तरीके बताता है किस तरह से रिकॉर्ड करना है, और साइंस भी है क्योंकि आपको फॉर्मूले बताता है किस तरह से आपको डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये फॉर्मूले बताएगा। जब रूल और प्रिंसिपल बताए तो वो चीज़ साइंस होती है, और जब करने का तरीका बता दिया जाए तो वो आर्ट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सर्टन सेट ऑफ बुक्स, कह रहा है कि ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की जाएंगी वो सर्टन सेट ऑफ बुक्स है, बिल्कुल ठीक बात है। और बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग अकाउंट्स बुक, कह रहा है कि बुक कीपिंग एक मेथड है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स बुक, ये भी ठीक है, ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है। ए आपका गलत होने की वजह से नोट ही पूछा, राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या कहता है कि आपको जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाने वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए है, मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के लिए, मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, सेबी के द्वारा आप अगर लिस्टेड कंपनी को करा लेते हो, सेबी तो पता ही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में आया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी आंसर राइट हो जाएगा कि जितने भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं अकाउंट्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है कि सभी लिस्टेड कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी स्पेशली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्टेड इन द कॉम्प्लायंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बात तो ये याद रखना कि कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है। दूसरा कह रहा है कि इसमें स्पेशली क्या क्या स्टेटमेंट्स आएंगी, तो कन्वर्जन्स ऑफ डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी नहीं, एक्वायरिंग एंड एसेट्स थ्रू लीज, लीज पर एसेट्स को लेना आता है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन है। तो यही है कि आप चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे का आना जाने की इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देता है। परचेजिंग अ बिल्डिंग बाय गिविंग अ मटेरियल टू द सेलर, गिरवी का आप कोई रख रहे हो चीज़ें तो इसकी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नहीं देता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अगर कैश फ्लो से रिलेटेड है तो कैश फ्लो तो आपको यही बताएगा कितना पैसा तो गया और कितना पैसा आपके बिजनेस में आया। रिसिप्ट्स और पेमेंट, चाहे वो ऑपरेटिंग यानी रोजमर्रा के कामों से हो या वो नॉन ऑपरेटिंग यानी जो आपका रेगुलर एक्टिविटी नहीं है उससे भी पैसा आए तो भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनफ्लो में ही आएगा। और अगर आप ऐसी नॉन ऑपरेटिंग, जैसे कि आप कोई एसेट्स खरीद लो तो नॉन ऑपरेटिंग है, गुड्स खरीद रहे रोज के काम के लिए तो वो ऑपरेटिंग है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस
प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना, सारे के सारे यूजीसी नेट यूपी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है DTEL प्लस भी पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू है रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? आप जानते ही होंगे प्रूडेंस रूढ़िवादी सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी आपके लॉसेस होते हैं ना फ्यूचर से रिलेटेड, उनको तो आप मानोगे, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को अभी प्रॉफिट नहीं मानोगे। तो कह रहा है टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, ठीक बात है कि आप फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाले हैं उनको अभी से कंसीडर करके चलोगे। टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, प्रॉफिट जो फ्यूचर में होने वाला है उसको अभी फ्यूचर में जो होगा ना अभी प्रॉफिट नहीं मान रहे हो। टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स लेके चलोगे, ठीक बोल रहा है, लेकिन फ्यूचर के बैड डेट्स के लिए अभी से प्रोविजन बना के चलोगे, आधी अधूरी बात है। तो ये आपका राइट आंसर हो ही गया। टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशंस, ये भी नहीं है। तो प्रूडेंस आपका बस 2-3 बातों को लेके चलता है कि एक तो जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसको अभी प्रॉफिट नहीं मानोगे, फ्यूचर के प्रॉफिट को अभी भी प्रॉफिट नहीं मानोगे। हाँ, लेकिन फ्यूचर का अगर कोई लॉस है तो आप आज ही से उसे लॉस मान के उसके लिए प्रावधान बनाओगे या फिर इंतजाम करके चलोगे कि मुझे फ्यूचर में लॉस हो सकता है। दूसरा, कोई पैसा डूब जाए बैड डेब्ट्स, तो उसके लिए भी अभी से प्रोविज़न बना के चलोगे कि यहाँ से मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं इसका इंतजाम अभी से कर लूँ। तीसरी बात एक ही याद रखोगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपका है, अनसोल्ड जो गुड्स बच जाती है आपकी, साल के अंत में जो माल नहीं बिकेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है। और अगर वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना तो एक तो होती है कॉस्ट वैल्यू, जितने पे आप उसे खरीद के लाए थे, ठीक है, या आज जितने पे उसे बेच सकते हो उसे बोलते हो रियलाइजेशन वैल्यू, या फिर उसी रियलाइजेशन वैल्यू को आप बोल सकते हो मार्केट वैल्यू, कि मार्केट में जितना उसका रेट है आज के टाइम पे। तो दोनों में से जो कम है वही लेनी है। तो ये तीनों बातें आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अभी जैसा कि मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड होता है, कैश फ्लो से रिलेटेड होता है। तो राइट आंसर तो आपका सी हो ही गया है, ठीक है। बैलेंस शीट कंपनी नहीं, फंड स्टेटमेंट भी नहीं, कंसोलिडेशन फाइनेंस स्टेटमेंट भी नहीं। कैश फ्लो, कैश फ्लो आप जानते हो जब हम बनाते हैं ना तो जितना भी पैसा रिसिप्ट होगा वो, और जितना भी बाहर पेमेंट किया जाएगा आउटफ्लो माना जाता है। जो अंदर आ रहा है पैसा इनफ्लो, इन मतलब अंदर आना, आउट मतलब बाहर जाना, ठीक है, आउटफ्लो और इनफ्लो इसी में यही लेते हैं। 3 आपकी एक्टिविटी होती है, या तो पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा, रोजमर्रा के काम से होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या फिर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आएगा जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा फाइनेंस का, फाइनेंस में होता है ब्याज वगैरह पे लेना, सिक्योरिटी वगैरह, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी भी हो जाएगा, शेयर्स वगैरह इशू करना। तो इन 3 एक्टिविटी से पैसा आएगा या जाएगा, और इसी का हिसाब रखता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लिया हुआ है। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया ASB, ठीक है, और इंडिया में स्टैब्लिश कब हुआ था, 1977, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ASB मैंने कब बताया, 1977। इसी को आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखना, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये दोनों क्या कहते हैं आपके, ये दोनों ये कहते हैं कि पूरी कंट्रियों में किस तरह से आप इनके रूल्स बनाते हो, किस तरह से रेगुलेट करते हो और किस तरह से एनालाइज करते हो, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा जाता है, KVS में भी पूछा हुआ था, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, आर्ट बोल रहे हो आप बुक कीपिंग को। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी टर्म होता है कि जितने भी पैसे को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं अगर ये कहूँ कि माई एम्प्लॉय इज़ डिसऑनेस्ट, ठीक है, मेरे जो कर्मचारी हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन ये डिसऑनेस्ट मुझे कुछ नुकसान कर भी रहा है तो मैं उसे पैसों में नहीं मेजर कर पा रही, तो ये मेरा मॉनेटरी टर्म नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ लॉस बाय फायर 5000, लॉस बाय फायर 5000 कि 5000 रुपये से नुकसान हुआ आग लगने से, तो 5000 ये मॉनेटरी टर्म है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को तो आप ले लेते हो, इन्हें मॉनेटरी टर्म कहते हैं। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय, तो ये डेफिनेशन किसने दी, स्पाइसर एंड पैगलर ने दी थी, ये आप याद रखोगे, ठीक है, स्पाइसर एंड पैगलर। तो
ये बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन स्पाइसेस एंड पैगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक डबल एंट्री सिस्टम आपका जो दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वेयर अकाउंटिंग इज डन थ्रू पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी? R.N. कार्टलर ने। और वहीं बात कर लेते हैं जरा पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा? जहाँ पे आप आर्टिफिशियल पर्सन की बातें कर रहे हो। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल आ जाएगा, नेचुरल पर्सन आ जाएगा, तो बैंक आ जाएगा आपका, कैपिटल आ जाएगी आपकी। ठीक है, कैपिटल आ जाएगी, बैंक आ जाएगा आपका, डेटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, गिवर आ जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं बैंक, ये सब नेचुरल पर्सन हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग वाले आ जाते हैं और प्रीपेड वाले आ जाते हैं, ये भी याद रखना। वहीं पर्सनल में आपका रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ये गोल्डन रूल है अकाउंट्स के और क्लासिकल रूल बोलते हैं इन्हें। तो R.N. कार्टलर की डेफिनेशन है, बस आपको डेफिनेशन के राइटर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड बिगिंग वेयर अकाउंटिंग एंड। कह रहा है कि अकाउंटिंग वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है। बुक कीपिंग कहाँ खत्म होती है? बताया था ना आपको, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समरी, 3 स्टेप के बाद बुक कीपिंग खत्म, वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या, डाटा इंटरप्रेट एनालिसिस करोगे आप हैं, और फिर उसके बाद कम्युनिकेट कर दोगे। और एंड बिगिंग वेयर अकाउंटिंग है, और जहाँ ये अकाउंटिंग का काम खत्म, अब वहाँ से क्या स्टार्ट करोगे? वहाँ ऑडिटिंग स्टार्ट कर दो। ऑडिटिंग का ऑडिटर एग्जाम करेगा कि कोई गलती तो नहीं है अकाउंट्स बनाते वक्त। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं? स्किल्ड ऑडिटर है, गवर्नर ऑडिटर है, प्रोफेशनल ऑडिटर है, नन ऑफ दिस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका जो CA है वो कौन है? प्रोफेशनल ऑडिटर होता है। प्रोफेशनल ऑडिटर बनता कैसे है ये? तो कैग का नाम तो आपने सुना ही हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल ऑडिटर होता है जो वर्क करेगा किसके अंडर? कैग के अंदर। कैग की फुल फॉर्म कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑडिटर। ठीक है, द आइटम विच इंक्रीजेज द ऑनर्स कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड। कह रहा है कि कौन सा आइटम है जो इंक्रीज करेगा ऑनर की कैपिटल को। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी तो कैपिटल ऑनर की कब बढ़ेगी? भाई जब भी कोई फ़ायदा हो जाएगा या कहीं से पैसा आ जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और कहीं से लॉस या एक्सपेंस हो जाएगा तो कैपिटल घट जाएगी। तो अब हमें बढ़ानी है। ठीक है, कैपिटल बढ़ेगी कब? जब इनकम आएगी। ठीक है, तो एक्सपेंस से और ड्राइंग से तो कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल दे रखा है, कैपिटल नहीं, एडिशनल कैपिटल होता तो बढ़ भी सकती थी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज? फाइनल स्टेज पूछ रहा अकाउंटिंग का एज पर प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए दो ही तो थे अकाउंटिंग के, 3 तो बुक कीपिंग में ही आ रहे थे, तो इन्हें तो हटा ही दो, ये तो बुक कीपिंग में है। ठीक है, फाइनल पूछ रहा है आपसे, फाइनल में क्या था? तो फाइनल लास्ट वाला हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, भी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए एक बार देख भी लो कि किस तरह से आपके जो स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे? ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उनसे आप जर्नल एंट्री कर देना, फिर उन्हें लेजर पोस्टिंग कर देना। ठीक है, फिर बैलेंस निकाल लेना, बैलेंसिंग इन द लेजर्स, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस के बेस पर ट्रेडिंग एंड P&L, और P&L के साथ साथ ट्रेडिंग एंड P&L के बाद बैलेंस शीट बन जाती है, उसको एनालिसिस और इंटरप्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करोगे, देन लास्ट में डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी सही नहीं है? द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग गुड्स एंड रिसीव्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू। ये तो बिल्कुल ठीक है कि साल में जो भी आप कुछ भी बना के बेच रहे हो, ठीक है, या सर्विसेज दे रहे हो, तो उससे जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू है। ठीक है, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा हो तो कैपिटल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि लगाया हुआ पैसा कैपिटल है। थर्ड कह रहा है कि ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर एज अ वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। तो भाई रिकॉर्डिंग नहीं होती वन प्लेस में, अगर जब आप ग्रुपिंग करते हो ना, ग्रुपिंग कर रहे हो, तो उसको आप पोस्टिंग कहते हो, और पोस्टिंग को आप क्या कहते हो?
पोस्टिंग को आप लेजर कहते हो, रिकॉर्डिंग नहीं कहते, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो आप जर्नल को कहते हो, तो यही गलत है। और क्वेश्चन आपसे नॉट करेक्ट ही पूछ रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, एसेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है, ठीक है। और अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो एसेट्स में से इधर ले जाना, माइनस कर देना लायबिलिटी को, ठीक है। और लायबिलिटी निकालनी है तो एसेट्स माइनस में से कैपिटल कर देना, तो निकल जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटर प्लस बी क्या हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। द मनी रिसीव्ड बाय ओनर इन बिजनेस इज नोन एज, कह रहा है कि मनी रिसीव हुई है ओनर के द्वारा बिजनेस को, तो वो क्या होगी, कैपिटल होगी। जब भी ओनर कुछ भी पैसा लगाए तो कैपिटल होगा, ठीक है। गुड्स तो वो बेचता है, बिल्डिंग उसकी एक फिक्स एसेट्स है, असेट्स वो अर्निंग पर्पस के लिए लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग प्रिलिमिनरी बुक्स, बिल्कुल ठीक बात है कि पहली बार जब आप बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हो उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट ये नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट भी नहीं होगा, राइटिंग पार्टनरशिप डीड भी नहीं होगा। प्रिलिमिनरी बुक्स या सब्सिडी बुक या ओरिजिनल बुक बुक कीपिंग कहलाती है।